क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके इतिहास के सिलेबस का चैप्टर 3 पार्ट 1 तो आपने देख ही लिया होगा, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि रोमन साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ। आज हम देखेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में हमारा एजेंडा रहेगा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानना। इसके बारे में हमने कैसे जानकारी प्राप्त की, ये देखो, इतने सारे पैपिरस मिले थे, उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ था। साथ ही साथ बहुत सारे शिलालिपि मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो खनन कर करके निकाल रहे हैं, वहाँ पत्थरों पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उन चीज़ों से हमें पता चला। तो इस तरीके से हमने इस पर जानकारी प्राप्त की। तो शुरू करें आर्थिक जीवन से। मनी मनी मनी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्थिक में इतना बड़ा जो रोमन साम्राज्य था, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको बांटा गया था कई प्रोविंसेस में, और हर प्रोविंस में बड़े बड़े शहर होते थे। शहर में गवर्नर के साथ सारे कुलीन संभ्रांत वर्ग लोग होते थे, और रहती थी सेना। और इनका काम था राजस्व जुटाना, कर जुटाना, टैक्सेस कलेक्ट करना, ताकि साम्राज्य चल सके। तो टैक्स कहाँ से आते थे? 3 जगह से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो चलो हम प्राइमरी सेक्टर से शुरू करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में है सबसे पहले कृषि। जो इतना बड़ा रोमन साम्राज्य था, इसमें कुछ जगह तो थी जो बहुत उर्वर और बहुत उन्नत, और कुछ थी कम उर्वर और कम उन्नत। जो बहुत उन्नत वाली थी उसको तो जागीर की तरह सेनापतियों को, अमीर लोगों को सम्राटों ने बांटा और उनको कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके लिए उनको मिला क्रेडिट, बैंक से क्रेडिट मिल जाता था, बीज वगैरह मिल जाते थे, और साथ साथ सरकार कृषि के विकास के लिए बनाती थी नहरें, नलकूप, एक्वावियाडक्ट्स, ये देखिए इतने बड़े हैं, बांध, इस तरह की चीज़ें, ताकि सिंचाई अच्छी तरह से हो सके। और वो क्या उगाते थे? इटली में उगते थे बड़े ही अच्छी किस्म के अंगूर, जिससे बनती थी मदिरा। स्पेन में उगते थे जैतून, ऑलिव्स, जिससे बनता था ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल का व्यापार तो एक बहुत बड़ा फूलता फलता व्यापार था। और पूर्व की दिशा में जेरूसलम, पैलेस्टीन, इराक, इन सब प्रदेशों से आता था उत्कृष्ट किस्म की गेहूं। तो ये केवल राज्य में ही कंज्यूम नहीं होते थे, इसका एक्सपोर्ट भी होता था और उससे भी कर इकट्ठा होता था। प्राइमरी सेक्टर में और थे पशुपालन। आपको याद है मैंने बोला था कुछ जगह उतने उन्नत नहीं थे, उतने उर्वर नहीं थे, वहाँ न चरवाहे अपने पशु लेके घूमते थे। पर जैसे जागीरें देते गए वैसे ही ये जगह भी कम होती गई। तो चरवाहे राज्य के एकदम प्रांतों में, जो एकदम बाहर वाली एरिया है, वहाँ जाकर वो किले बनाकर वहाँ रहने लगे। और तीसरे नंबर पे आता है खनन, तो माइनिंग। और ये स्पेन के जो खदान थे उसमें बहुत ज़्यादा सोना और चांदी मिलता था, और इसका खूब खनन करके वो निकालते थे। और इसके लिए वो यूज़ करते थे हाइड्रो पावर, नदियों के जल, भूमध्य सागर के जल, इसको लेकर इनमें से इनको जो व्हील चलता था, इससे वो निकालते थे। दूसरे और तीसरे शताब्दी में देखा गया कि विनिर्माण पे खूब जोर लग रहा है। आप याद करो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने गोल्डन सिक्के, सोने के सिक्के, सॉलिडस का प्रचलन किया था। लोगों को वेतन उससे मिलता था, लोगों को जो व्यापार होता था वो भी गोल्ड। तो धन की कोई कमी नहीं थी, और लोग अपना धन निष्क्रिय नहीं रखना चाहते थे, वो विनिर्माण में लगा रहे थे। और विनिर्माण में बनता क्या था? ऑलिव ऑयल, ये देखो, हर प्रकार की भोज्य वस्तु, ये देखो, मदिरा, ये भी बनते थे। और बनते थे बर्तन, और बनते थे आभूषण, खिलौने, और बनता था ग्लास। इटली की ग्लास तो आज भी फेमस है, और तब से ये बनती हुई आ रही है। फैक्ट्री होंगी तो फैक्ट्री में श्रमिक भी तो होंगे। दूसरी तीसरी शताब्दी में ज़्यादातर श्रमिक स्लेव्स थे, दास थे, जो युद्ध में पकड़ के ले आते थे या कहीं से उनको खरीद के लाते थे, तो उनको से फैक्ट्री में काम करवाते थे। वैसे तो लोगों का कहना था दास मेरे परिवार का हिस्सा है, परिवार की तरह रहेगा, पर वो उनसे काफ़ी क्रूरता से भी पेश आते थे। और इन श्रमिकों पर नज़र रखने के लिए उनकी छोटी छोटी टोलियाँ बनती थी, 10-10 की टोलियाँ बनती थी, जिसके ऊपर एक सुपरवाइज़र होते थे। पर चौथी शताब्दी आते आते इन्होंने देखा कि दासों से काम करवाना ना इतनी किफ़ायती नहीं है। बेशक आप उसको वेतन न दे, सैलरी ना दे, पर उसका खाना पीना, रहना, दवा दारू सब कुछ तो देना पड़ता था। तो इससे उन्होंने सोचा कि दासों से नहीं काम नहीं लेंगे, हम इससे वेतन दे के हम श्रमिक रखेंगे। तो ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा भी होने लगा। प्रथम और द्वितीय क्षेत्र, इन दोनों को सपोर्ट करता है तृतीय क्षेत्र, जो है टर्शियर सेक्टर, जिसमें है सबसे पहले बैंकिंग।
बैंकिंग से लोगों को क्रेडिट मिल जाता था, चाहे आप व्यापार करो, विनिर्माण करो, कृषि करो, आपको अच्छा क्रेडिट मिल जाता था। और साथ साथ परिवहन की व्यवस्था भी बेटर और बेटर होती जा रही थी। सड़कें बन रही थी, जलपथ बन रहे थे, सड़कों पे लोग शकट से जाते थे, काठ से जाते थे, जलपथ पे बड़े बड़े जहाज जाते थे। इस तरीके से काफ़ी व्यवसाय आगे बढ़ रहा था। अब हम देखेंगे उस वक्त की सामाजिक अवस्था कैसी थी, और इसके लिए साहित्यिक टैसिटस की राइटिंग से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो उस वक्त जो समाज था पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में, वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड था। सबसे ऊपर थे सेनेटर्स, सेनेट के जो मेंबर्स थे, और ये विशेष कुलीन वर्ग से आते थे। सेनेटर के लीडर तो आप जानते ही हो, उनको कहते थे प्रिंसेप्स। और फिर थी अश्वारोही सेना, जो आप जानते हो बहुत ताकतवर थी, और सेना पे सेनेटर काफ़ी डिपेंड करते थे। तीसरे नंबर पे थे जो अमीर लोग, कुलीन वर्ग, जिनको बाकी लोग जिनको सम्मान करते थे। और उनके नीचे वाले जो वर्ग थे वो थे कामकाजी लोग, जो अपने श्रमिक वर्ग वगैरह, काम शिल्पकार, ये सब इस वर्ग में आते थे। और सबसे नीचे थे दास या गुलाम। चौथी शताब्दी आते आते थोड़ा चेंज हो गया। ये सेना और जो सेनेट, ये दोनों मिलकर बन गया एक अभिजात वर्ग, जिसका नाम हो गया पैट्रिशियन वर्ग। और उनके बाद थे मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग थे नौकरशाही या जो सेना के साथ कामकाज से जुड़े हो। और जो निम्न वर्ग था उसमें थे हर प्रकार के श्रमिक। और जो सबसे नीचे थे वो थे दास या गुलाम। उस वक्त का जो सामाजिक पिक्चर हमारे सामने आता है, उससे पता चला कि ये रोमन साम्राज्य में एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन था। जो बड़े बच्चे थे, बड़े पुत्र पुत्रियां, ये पिता माता के साथ नहीं रहते थे, अपना अलग से परिवार बसाते थे। और जो बेटियां थी उनको पिता माता से अपने धन का हिस्सा मिलता था, और ये धन पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं था। पति का केवल पत्नी को मिले हुए दहेज पे अधिकार था, और कुछ नहीं। पत्नी का जो धन था वो पति से बिल्कुल सेपरेट था। टैक्स की नज़र पे पत्नी एक स्वतंत्र एंटिटी थी, शी वॉज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। और उस वक्त डाइवोर्स भी काफ़ी कॉमन था। सामाजिक व्यवस्था में एक और चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको याद है सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने सोने के सॉलिडस मुद्रा इस्तेमाल किया था, इससे बहुत धन बढ़ गया था। जैसे जैसे धन बढ़ा वैसे वैसे करप्शन भी साथ साथ बढ़ता गया, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हो गए। और सबसे ज़्यादा थे सरकारी ऑफिसर। किसी भी नौकरी देने में या किसी को सेना में भर्ती करने के लिए वो काफ़ी सारा उसमें से ब्राइब लेते थे। और इसलिए सरकार ने बड़े सारे नियम बनाए इन पर कठोरता नियंत्रण करने के लिए, पर ये चलता ही गया। और जो विद्वान थे, जो ऐतिहासिक थे, इसने इनकी कड़ी निंदा की। पर साम्राज्य उस वक्त करप्ट था, इसको हमें मानना ही पड़ेगा। चौथी शताब्दी के बिगनिंग में देखा गया कि सरकार भी ना काफ़ी तानाशाह की तरह बिहेव कर रहा है। अगर कोई सरकार के विरुद्ध कुछ कहता या बोलता तो उस पर हिंसात्मक कार्रवाइयाँ होने लगती। पर चौथी शताब्दी ख़त्म होते होते ये भी देखा गया कि लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया, और उन्होंने धर्मगुरु को, सेनेट को कहा कि आप सम्राट को कंट्रोल करिए, और जो न्यायपालिकाएँ थी वो सम्राट पे अंकुश लगा सकते थे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस वक्त का कल्चरल लाइफ, सांस्कृतिक जीवन कैसा था। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे धर्म। तो सम्राट कॉन्स्टेंटीन से पहले बड़े सारे देव देवी थे। कुछ इजिप्ट के देव देवी थे, जैसे होरस, ये देखो इनका ईगल का सिर है, तो ये राजाओं के देवता माना जाते थे। और ये है सेखमेत, ये स्त्री शक्ति मानी जाती थी। और थे यूनानी देवता, जैसे जेउस, ये देवताओं के राजा माने जाते थे। मिनर्वा, जूनो जो स्त्री शक्ति की प्रतीक थी, मार्स जो युद्ध के देवता थे। तो लोग बहुत सारे देव देवियों की पूजा करते थे। सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने कहा नो, ये सब देव देवियों की पूजा बंद, मूर्ति पूजा पूरी बंद, अब से हम सब ईसाई बन जाएंगे। पर ये बनने में कोई 300 साल लगे। पर 300 साल में ये सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि इनके जो धर्मगुरु थे ये बड़ी कड़ाई से उन्होंने लोगों को पढ़ाया कि इसके ईसाई धर्म के रीति रिवाज क्या है, कैसे करना है। और जो नहीं ठीक तरह कर रहे थे उनको बुलाकर फिर समझाकर या पनिश करके वो उनको सिखाते थे। इस तरह 300 साल के अंदर पूरा साम्राज्य क्रिश्चियन बन गया। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे भाषा। इतने बड़े साम्राज्य में लोग कौन सी भाषा बोलते होंगे? कोई एक भाषा तो नहीं होगी ना। सरकारी भाषा थी लैटिन और यूनानी यानी कि ग्रीक। पर दूसरे रीजन्स में अलग अलग भाषाएं होती थी। जैसे पैलेस्टीन में लोग बोलते थे अरामिक, इजिप्ट में, मिस्र में लोग बोलते थे कॉप्टिक, और जो अफ्रीकन कंट्री एरियाज थी उसमें लोग बोलते थे बर्बर, प्यूनिक, इस तरह की भाषाएं बोलते थे।
और साक्षरता, लोगों में साक्षरता कितनी होगी। ये भी जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ लोगों की साक्षरता अच्छी थी, पर प्रांतों में, छोटे छोटे शहरों में ये काम चलाऊ टाइप की साक्षरता थी, क्योंकि जो पैपिरस मिले हैं इससे तो यही प्रतीत होता है। बड़े बड़े शहरों में स्कूल्स होते थे, ये देखो सार्वजनिक विद्यालय, बहुत बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, और जो बहुत अमीर थे वो तो घर में प्राइवेट ट्यूटर रखते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखो बड़े बड़े शहरों में दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, इन सब की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत कुछ रचना करते थे और इन सब के पैपिरस या श्रीपत्र हमें आज भी मिले हैं। तीसरे नंबर पे देखेंगे लोग रहते कैसे थे, रहन सहन, भोजन। अब अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से रहते थे, अलग अलग भोजन में रुचि रखते थे। कोई एक ऐसा नहीं था जो पूरे साम्राज्य में लोग कर रहे हैं, पर एक चीज़ तो थी जो पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था, और वो था हाइजीन, क्लेनलीनेस, सफाई। लोग हर जगह पे स्नानागार बनते थे, बड़े बड़े स्नानागार। ये सार्वजनिक स्नानागार होते थे। जो अमीर लोग थे वो तो अपने घर में ही बना लेते थे, और बाकी लोगों के लिए सार्वजनिक। इसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, सबका व्यवस्था होता था। लोग केवल नहाते ही नहीं थे, यहाँ बैठ के लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, संवाद लेते थे, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते थे। तो ये एक गपशप करने का भी बड़ा जगह था। और चौथे नंबर पे हम देखेंगे मनोरंजन। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, साम्राज्य में धन की तो कमी नहीं थी। जो धनी लोग थे वो तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। ये देखो उनके मकान, आपको याद है ना, ये सब भूपति थे, भूस्वामी थे, जो अपने कृषि करते थे, विनिर्माण करते थे, इससे खूब पैसा आता था, उससे वो हर शौक के चीज़ें खरीदते थे और पूरा करते थे। दुनिया भर से, कभी चाइना से, कभी भारत से, कभी पश्चिम, जहाँ से हो, सामान लाके अपने घरों में इकट्ठा करते थे। और मनोरंजन के लिए और क्या करते थे, संगीत, नृत्य, थिएटर, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते थे, जैसे दौड़ना, जैसे डिस्कस थ्रो, जैसे रेसलिंग। ये सब चीज़ कैसे पता चली, ये देखो ये सारे बर्तन मिले हैं, इन पे सारे पिक्चर्स बनी हुई है। इससे हम पता करते हैं कि उस वक्त लोगों को किस चीज़ में रुचि थी। पर सबसे ज़्यादा मज़ा लोगों को जो आता था, बड़े बड़े एम्फी थिएटर्स में, बड़े बड़े स्टेडियम में जानवर, खूंखार जानवर और इंसानों की लड़ाई, ये देखो। और उनको मज़ा आता था कि चैरियट रेसिंग, जो रथ बनते थे, उसके 8-10 घोड़ों के रथ के साथ खूब जोर से रेस होता था। देखो, तो ये सब देखकर आपको लगता होगा कि रोमन साम्राज्य कितना ही ऐशो आराम बड़ा साम्राज्य था। पर उसमें कुछ लोग थे जो गरीब थे, कुछ लोग थे जो दास थे। इनको भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों, ये था रोमन साम्राज्य के बारे में, उनकी जो उस वक्त की लाइफ थी उसके बारे में हमने इसमें बताया। पहला वीडियो याद करो जिसमें हमने उत्थान, विकास और पतन बताया था, और हम इसमें उसके लाइफ के बारे में आपको बताया। इतिहास कितनी मज़ेदार चीज़ है, बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक नहीं है। कहानी की तरह याद करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने शब्दों में आंसर लिखना, बढ़िया से बढ़िया आपके रिजल्ट जरूर आएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। और हमारे ये सारे सोशल मीडिया पे नज़र दौड़ाते रहना, रोज़ इस पर हम एक अच्छा मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।